हे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी में सेट 1 जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उसका क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बचा हुआ क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आगे जो पैटर्न है क्वेश्चन का वेरी शॉर्ट टाइप है। 8 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का, 16 नंबर का टोटल होता है। उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है। तो पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे कि कैसे आप लिखिएगा 2 से 3 लाइन में, क्योंकि ये मात्र 2 नंबर का है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा इस वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं। आपने क्वेश्चन को अगर डाउनलोड नहीं किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 आप देख लीजिए। वहाँ लिखता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में कोई एक अंतर बताएं। यहाँ पर आपसे मात्र एक अंतर पूछा है, मैं आपको 2-3 बता दूंगा और बुक में भी आप देख सकते हैं रिसीव पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देना है, उसके बाद अंतर का आधार, उसके बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट लिखिएगा, उसके बाद कैश बुक लिखिएगा। क्योंकि ये अंतर का आधार बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस आपको किस आधार पर देना है उसको पहले आपको लिखना है और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में लिखना है। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एग्जामिनी जो चेक करेगा आपका जो आंसर, उसे भी अच्छा लगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, तिथि के आधार पर दोनों का क्या अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें तिथिवार प्रविष्टि नहीं किया जाता है, मतलब जो भी लेखा किया जाता है रिसीव पेमेंट अकाउंट में उसमें तिथिवार डेट वाइज नहीं किया जाता है, बल्कि कैश बुक में आप देख सकते हैं सभी प्रविष्टि तिथिवार की जाती है। कैश बुक जब भी बनाते होंगे डेट वाइज सारा एंट्री को आप लिखते होंगे कैश बुक में, आपको याद होगा। तो तिथि के हिसाब से ये अंतर है रिसीव पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में। ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बनाया जाता है रिसीव पेमेंट अकाउंट, लेकिन कैश बुक प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। दूसरा डिफरेंस हुआ दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो पक्ष, मतलब आपको दाहिना और बायां आपको देखे होंगे रिसीव पेमेंट अकाउंट का। तो बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड रिसिप्ट मिलता होगा और दाहिना तरफ पेमेंट मिलता होगा, मतलब कि राइट साइड। लेकिन आप देखिएगा कैश बुक तो डेबिट जो है वो बाएं तरफ रहता है और दाएं तरफ क्या लिखा जाता है, क्रेडिट। ठीक है, साइड होता है। तो ये पक्ष हो गया। और भी बहुत सारा अंतर है, आप बुक में देखिएगा। 3 अंतर मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। किसके आधार पर, अंतर का आधार क्या था, तिथि के आधार पर, संगठन के आधार पर, पक्ष के आधार पर। और भी अंतर आपको मिल जाएगा कैश बुक और आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 34 आप देखिए, वर्ष के प्रत्येक माह के प्रथम दिन समान धनराशि के आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जाके। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग का जो कैलकुलेशन मैंने बताया, वहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू बताया है कि 2 मेथड था, प्रोडक्ट मेथड भी, सिंपल मेथड भी, सारा मेथड वहाँ पर बताया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिस टाइप से ये पूछ रहा है, ये एवरेज पीरियड मेथड से बनेगा। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। वहाँ पर जाके वीडियो देखिए, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है वो भी वहाँ से पता चल जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वर्ष के प्रत्येक माह के प्रथम दिन समान धनराशि, प्रथम दिन समान धनराशि के आहरण पर ब्याज की गणना एवरेज पीरियड मेथड के द्वारा निम्न प्रकार करेंगे। कौन सा मेथड, एवरेज पीरियड मेथड के द्वारा। स्टेप 1, टोटल ड्राविंग इक्वल टू समान धनराशि गुना 12 महीना।
यहाँ पर बोला वर्ष भर निकाला गया, प्रत्येक माह में प्रथम दिन मतलब 1 तारीख को निकाला गया है, तो इसलिए समान धनराशि जो निकाला गया उसको 12 से इंटू कीजिएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका होगा एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला वो लिख दीजिए। एवरेज पीरियड का बहुत आसान फॉर्मूला, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, मतलब कि कितना महीना बचा है पहला विड्रॉ करने के बाद, फिर प्लस, यहां पर एक प्लस लगाइएगा और वहां लिखिएगा नंबर ऑफ मंथ आफ्टर लास्ट विड्रॉ, अंतिम बार जो पैसा निकाला गया है उसके बाद कितना महीना साल में बच रहा है, वो डिवाइडेड बाय आपको यहां पर 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2 इक्वल टू होगा 12 प्लस 1/2 इक्वल टू 6.5 महीना। यह फॉर्मूला है कि आप जब पहली बार पैसा निकालिएगा, कब निकालिएगा? प्रत्येक माह के प्रथम दिन, मतलब कि जनवरी टू दिसंबर मान लेते हैं, तो जनवरी में 1 तारीख को अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसके बाद दिसंबर 31 तक कितना महीना बचता है? तो 12 महीना प्लस, और दिसंबर में कब निकालिएगा? तो 1 दिसंबर, पहला तारीख बोल रहा है, दिसंबर लास्ट महीना है, पहला तारीख को निकालिएगा तो कितना महीना बचेगा 31 दिसंबर तक? 1 महीना। तो 12 प्लस 1/2 बराबर कितना महीना हो जाएगा? 6.5 महीना। अब फाइनल स्टेप 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इक्वल टू टोटल ड्राविंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। एवरेज पीरियड कितना है? 6.5, तो यहाँ 6.5/12 आपको कर देना है। यही आपका स्टेप 3 होगा। फाइनल इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व हो जाएगा आपका। वहां पर केवल फॉर्मूला आपसे पूछा है कि किस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकालिएगा, तो यही आपको लिखना है। आप देख लीजिए यहां से यहां तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखें तो 35 में लिखता है लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र बताएं, मतलब गेनिंग रेशियो का। तो सभी को सैक्रिफाइस रेशियो पता होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन गेनिंग का पता नहीं होता है। केवल क्या करना है आपको? उलट देना है। आप ही बताइएगा अभी। उलटने का मतलब न्यू रेशियो पहले आ जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये हो गया सॉल्व, मतलब गेनिंग रेशियो निकल गया। तो फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, एक याद कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है साझेदारी का पुनर्गठन क्या है, मतलब व्हाट इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो आंसर है जब साझेदारी समझौता अथवा साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। मतलब समझौता में बदलाव किन किन कारण से हो सकता है पहले ये समझिए। तो बदलाव पहला, 2 पार्टनर है, रेशियो 1:1 है, बाद में उसको बदल के 2:1 कर देता है, तो यहां पर समझौता में क्या हुआ? बदलाव हुआ, तो भी यहां पर क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां पर साझेदार का पुनर्गठन हो गया। उसी तरह कोई नया पार्टनर आ गया, कोई ओल्ड पार्टनर जो बिजनेस में फर्म में काम कर रहा था वो बिजनेस फर्म को छोड़कर चला गया, तो भी यहाँ पर साझेदार का पुनर्गठन हो जाएगा। डेथ हो जाता है तो भी पुनर्गठन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता है आसान भाषा में जब साझेदारी समझौता अथवा साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग छोड़ते हैं। उसके बाद 38 भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे बाद में। पहले 39 और 40 देखते हैं। तो 39 में पूछता है कि साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, मतलब व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फर्म को बंद करना। ठीक है, क्लियर हो गया आसान भाषा में। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। मतलब फर्म का बंद होना क्या कहलाएगा? सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। अतः साझेदारी के विघटन की दशा में साझेदारी एवं साझेदारी फर्म दोनों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। अगर फर्म का विघटन हो गया
साझेदारी का विघटन हो गया तो उस दशा में साझेदारी भी खत्म हो जाएगा, साझेदारी फर्म का भी विघटन हो जाएगा, मतलब कि अंत हो जाएगा। क्लियर है? 39 इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिएगा तो वहां पर पूछता है कंपनी के निर्गमित पूंजी से क्या समझते हैं, मतलब इशू कैपिटल से क्या समझते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या आसान है? तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है उसी का एक हिस्सा जो पब्लिक के पास आप बेचते हैं ना, उसी को इशू कैपिटल कहते हैं। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है अधिकृत पूंजी, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे ही हम लोग निर्गमित पूंजी कहते हैं। क्लियर हो गया? इशू कैपिटल जो जनता के पास आप बेचने के लिए आगे बढ़ाएं, ऑथराइज्ड में से कुछ हिस्सा। क्लियर है? ये 40 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फर्म के गत 3 वर्षों का लाभ दिया गया है, उससे औसत लाभ आपको निकालना है। तो जब आप गुडविल पढ़ते होंगे वहां एवरेज प्रॉफिट हर बार निकालते होंगे। गुडविल यहां निकालने नहीं बोला है, बल्कि आपको केवल क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट निकालने को। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है सो देख लीजिए। तो 2 लाख रुपया फर्स्ट ईयर, मतलब 2017 का जो प्रॉफिट है ईयर, और इधर लिखिए प्रॉफिट, ठीक है। 2017 का 2 लाख, 2018 का देखिएगा तो 3 लाख, और 2019 का देखिएगा तो आपका कितना लाख है, 10 लाख रुपया। सॉरी, 10 लाख नहीं है बल्कि 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख लिख दिए। तो पहला साल 2 लाख, दूसरा साल 3 लाख, और तीसरा साल कितना लाख हो गया, 1 लाख हो गया। इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट जोड़ना होगा, मतलब 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 1 2 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो 3 2 5 और 1 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, 3 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। किसका फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट का। क्लियर हो गया? ये भी सॉल्व हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यहाँ पर 37 मैंने आपको बता दिया। तो 38 में आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। लिखा गया है ए और बी साझेदार है, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया गया, ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि ओल्ड रेशियो आपका क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो इससे कंफ्यूजन है, क्योंकि सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड भी चाहिए और न्यू भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहां पर ओल्ड नहीं दिया गया है और क्लियर इस तरह से लिखा गया है, तो हम आपको क्लियर कर दें कि कैसे आप बनाइएगा। तो 38 का जो सॉल्यूशन होगा, जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं तो ओल्ड रेशियो इक्वल होता है। तो ए और बी का मान लीजिए इक्वल रेशियो है, और एडमिट किया गया है किसको, सी को, कितना के लिए, 1/4 शेयर के लिए। क्लियर है? 1/4 शेयर के लिए इसको बुलाया गया। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो हम आंख बंद करके आपको बता सकते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहां पर सी जो 1/4 ले रहा है, किससे कितना ले रहा है ये क्लियर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या मानना है कि ओल्ड रेशियो ही कौन सा रेशियो होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। प्रूफ करके भी अभी आपको मैं दिखलाऊंगा यहां पर 1:1। क्लियर है? जब क्वेश्चन में कोई नया पार्टनर आए, उसको जितना शेयर दिया जा रहा है वो शेयर किस से लेके दिया जा रहा है वो क्लियरिफाई क्वेश्चन में ना हो, तो ओल्ड रेशियो ही कौन सा रेशियो होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ये मान के आपको चलना है। तो अभी हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। आप आंसर में लिख भी सकते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है 1:1 होगा, क्योंकि एग्रीमेंट यहाँ नहीं था।
इस हिसाब से 1:1 होगा। और सी को जब बुलाया गया 1/4 के लिए तो किससे कितना ले रहा है ये क्लियर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही आपका कौन सा रेशियो होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आपको रिमेनिंग आपको निकालना होगा, रिमेनिंग रेशियो। तो एक हिस्सा टोटल हुआ उसमें 1/4 दे दिए तो बचा कितना 3/4 रिमेनिंग बच गया। अब इसी को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ए और बी लिख देते हैं 3/4 और 3/4 को बंटवारा करना है, आधा आधा दे देते हैं 3/8 3/8, ये क्लियर हो गया, दे दिए। देने के बाद न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, ए बी सी तीनों का हो गया। उसके बाद आपको एक एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ पर 8 ले लेते हैं, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका 3:3 कितना आ जाएगा, 2 आ गया। देखिए 4 दूनी 8, 2। अब क्या कीजिए, ओल्ड में माइनस न्यू कीजिए। तो ए और बी सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए तो ओल्ड कितना है, तो आधा है, न्यू कितना है, तो 3 3 6 7 8, 3/8 और 3/8 माइनस कीजिए 8, 2 चौके 8, 4 - 3, 4 - 3/8, 1/8, 1/8। एलसीएम लीजिएगा दोनों का, 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 1:1 सैक्रिफाइस। क्लियर हो गया, प्रूफ भी हो गया आपका। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, प्रूफ करके दिखला भी सकते हैं। तो दोस्तों 1:1 होगा, इक्वल होगा। आपको क्लियर ये भी लिख सकते हैं, जब ओल्ड रेशियो 1:1 है इन द ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप डीड के अनुसार, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, क्योंकि सी 1/4 किससे ले रहा है ये पता नहीं, मतलब कि टोटल शेयर में से 1/4 देने के बाद जो बच रहा है ए बी ले रहा है, और ए बी लेने के बाद तो बराबर ही दे रहा होगा अगला को 1:1 में, तो आपका सैक्रिफाइस भी क्या होगा 1:1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग पढ़ के इसको भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, और भी वीडियो आपके पढ़े हैं उसे देखिए, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।